आइए हम कलन विधि से यानी कैलकुलस मेथड से गत ऋजुरेखीय गति के तीनों समीकरण की उत्पत्ति सीखते हैं। कैसे निकाला जा सकता है कैलकुलस मेथड में। देखिए, कैलकुलस मेथड शुद्ध गणितीय विधि होती है। इसको आप लागू करें इससे पहले कोई हम ऑब्जेक्ट लेते हैं। मान लीजिए ये एक ऑब्जेक्ट है। क्या है? ऑब्जेक्ट है। ठीक, ये गतिशील है। किस त्वरण से? ए त्वरण से। ए त्वरण ये कांस्टेंट है, नियत त्वरण से गतिशील है। ठीक, मान लीजिए किसी समय हमने देखा है कि ये ऑब्जेक्ट इस बिंदु पर है और यहां से हमने ऑब्जर्वेशन स्टार्ट किया, प्रेक्षण शुरू किया टी वाई बराबर 0 टाइम से। और जब हमने प्रेक्षण शुरू किया तो इसका प्रारंभिक वेग u था। थोड़ी देर बाद हमने देखा कि ऐसे ये यात्रा करता हुआ पहुंच जाता है ये। इस दौरान इसने s दूरी तय कर ली है और v वेग u वेग बढ़ करके v हो चुका है और समय बीत करके t हो चुका है, t टाइम बीत चुका है। ठीक है, अब इस एक समान त्वरण से गति करने वाली वस्तु पर हम कैलकुलस मेथड अप्लाई करते हैं। देखिए, फर्स्ट समीकरण पहले हम निकालते हैं। फर्स्ट इक्वेशन निकालें। फर्स्ट इक्वेशन निकालते हैं। देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, कलन विधि में हम पूरे पथ को अध्ययन के लिए नहीं लेते, बल्कि इसमें एक शॉर्ट टाइम इंटरवल लिया जाता है, बहुत सारे इनफाइनेटेसिमल शॉर्ट टाइम इंटरवल। सपोज दैट किसी समय इस जर्नी के दौरान, इसके जर्नी के दौरान हमने देखा कि ये अत्यंत सूक्ष्म दूरी है ds, जिसे तय करने में dt समय लग रहा है कण को, और इस दौरान जो वेग में परिवर्तन हो रहा है वो dv हो रहा है। ठीक है, तो हम इस सूक्ष्म पथ पर कैलकुलस मेथड अप्लाई करेंगे। ठीक है, अब त्वरण क्या होता है? त्वरण है वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। चूंकि इस गति में त्वरण एक समान है, इसलिए पथ के यहां इनिशियल से फाइनल स्टेज तक हर जगह त्वरण एक समान होगा। तो किसी भी पथ के किसी भी हिस्से से हम त्वरण का आकलन कर सकते हैं। तो हम इस छोटे से लेंथ पर ये जो ds डिस्टेंस है, इसके लिए हम त्वरण निकालते हैं। तो त्वरण बराबर होता है वेग परिवर्तन की दर, यानी वेग कितना बदला dv, टाइम कितना लगा dt। तो a इज इक्वल टू हो गया dv अपॉन dt। क्या हो गया? dv अपॉन dt। इसके बाद हमें करना क्या है, इसका हम समाकलन करेंगे। क्या करेंगे? समाकलन करेंगे। ठीक, तर देखिए, इसको पक्षांतर कर दे। a इंटू डी टी इज इक्वल टू dv, या इसको हमने कर दिया dv इज इक्वल टू a इंटू डी टी। ऐसा क्यों किया? इसलिए किया कि जो वेग में परिवर्तन हो रहा है वो टाइम के विद रिस्पेक्ट हो रहा है। टाइम बदलने से वेग बदल रहा है। मीन्स वेलोसिटी इज अ फंक्शन ऑफ टाइम इन दिस सिचुएशन या इन दिस केस। ठीक है, इसीलिए हमने वेलोसिटी को टाइम डिपेंडेंट फंक्शन में कन्वर्ट कर दिया। अब हमने इसका क्या करना है, इंटीग्रेशन कर देना है दोनों पक्षों का। इंटीग्रेशन जब हम करेंगे तो देखिए, इंटीग्रेशन तो यहां से शुरू होगा, लेकिन a कांस्टेंट है, इसलिए ये बाहर आ जाएगा और ये dt। अब अगर आप देखें टाइम पर इंटीग्रेशन और dv वेलोसिटी पर इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन में लिमिट क्या होगी? जहां से शुरू हुई जर्नी और जहां तक हुई, इनिशियल स्टेज और फाइनल स्टेज में जो वैल्यू है
वेलोसिटी की, वो इंटीग्रेशन की लिमिट होगी। यहां इनिशियल स्टेज t इज इक्वल टू 0 से शुरू होता है, तो टाइम 0 से हो गया। वेलोसिटी कितना है u, इसलिए लोअर लिमिट u हो गई। फाइनल स्टेज में टाइम कितना हो गया t, और वेग कितना हो गया v, इसलिए अपर लिमिट v हो गई। इसी तरह टाइम मतलब वेलोसिटी में लोअर लिमिट u बनी और फाइनल लिमिट हो गई, अपर लिमिट बनी v। टाइम में लोअर लिमिट 0 बनी और अपर लिमिट t बनी। ठीक है ना। इस तरह से अब हमें करना क्या है, इसका इंटीग्रेशन कर देना है। तो dv का इंटीग्रेशन क्या होता है, v होता है, और लिमिट इस तरह से हम रखेंगे। यहां a और टाइम dt है, इसका भी इंटीग्रेशन t होगा, और लोअर लिमिट और अपर लिमिट लगाई जाएगी। अब एक बार क्या करते हैं, हम लो अपर लिमिट से रिप्लेस करेंगे v की जगह पर b रखेंगे, वही होगा माइनस, फिर लोअर लिमिट रखेंगे, b की जगह पर हम u रख देंगे, इज इक्वल टू a, यही यहां पर भी होगा। एक बार t को अपर लिमिट t से करेंगे, वही आएगा माइनस, दूसरी बार हम t को 0 से रिप्लेस करेंगे, t माइनस 0 हो गया, यानी v माइनस u इज इक्वल टू a इंटू t। ठीक, अब पक्षांतर कर दे तो v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, ये रेखीय गति का प्रथम समीकरण प्राप्त हो गया, कैलकुलस मेथड से हो गया। द्वितीय समीकरण की बात करें, सेकेंड इक्वेशन कैसे निकालेंगे, सेकेंड इक्वेशन निकालने के लिए देखिए, सेकेंड स्टेज, देखो इस छोटे से पथ पर डिस्टेंस कितनी तय की जा रही है, ds। ठीक है, टाइम इंटरवल क्या है, dt। इस टाइम इंटरवल को अगर हम अत्यंत सूक्ष्म मान ले, ठीक है, मान लेते हैं कि जो टाइम इंटरवल है इतना सूक्ष्म है कि dv बहुत, जो ये परिवर्तन है ये बहुत नॉमिनल। ऐसी स्थिति में हम ये कंसीडर कर सकते हैं कि छोटे से टाइम इंटरवल में जो वेलोसिटी होगी, क्या होगी, वेलोसिटी, वो अप्रोक्सीमेटली कांस्टेंट होगी। ऐसी स्थिति में हम इसी टाइम इंटरवल के लिए देखें तो वेग के लिए एक इक्वेशन लिख सकते हैं, v इज इक्वल टू डी एस बाई डी टी। कहते हैं विस्थापन की दर को वेग कहते हैं। क्या कहते हैं, वेग कहते हैं विस्थापन की दर को। तो यहां से ds इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, v इंटू डी टी। क्या हो गया, v इंटू डी टी। लेकिन क्या v कांस्टेंट है, ये v कांस्टेंट है इस जर्नी में, नहीं। शुरू में वेग u था और अंतिम वेग v है, यानी ये जो v है वो टाइम डिपेंडेंट है, वो बदल रहा है, इसलिए इसका जो दाहिना पक्ष है ये दोनों परिवर्ती है। तो हमें करना क्या होगा, इस वेग को, वेलोसिटी को टाइम डिपेंडेंट फंक्शन में बदलना होगा। इसके लिए हम इक्वेशन नंबर 1 का सहारा लेते हैं। इक्वेशन 1 का सहारा ले लें तो v की जगह पर हम लिख सकते हैं u प्लस ए टी। क्या लिख सकते हैं, u प्लस ए टी। अब ये ब्रैकेट वाली जो राशि हो गई ये टाइम डिपेंडेंट हो गई। ठीक है, अब हमने क्या किया, इसका इंटीग्रेशन कर देना है। ठीक है, क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। देखिए पहले ds इज इक्वल टू, हमने ब्रैकेट को खोल दिया तो पहला पद भी टाइम डिपेंडेंट हो गया और दूसरा पद भी टाइम डिपेंडेंट हो गया। हमने इंटीग्रेशन कर दिया, इंटीग्रेशन करना है और जो परिवर्ती राशियां हैं उस पर हमको लिमिट भी लगानी है। यहां डिस्टेंस यहां 0 से स्टार्ट होगी और फाइनल s होगी, इसलिए इसकी लिमिट 0 टू s हो गई। यहां देखो u टाइम डिपेंडेंट नहीं है बल्कि dt ये फंक्शन है, तो ये टाइम पर वेरी कर रहा है, इसलिए टाइम की लिमिट हो जाएगी 0t। इसी तरह से
AT dt, ये जो पद है ये भी टाइम डिपेंडेंट है, इसलिए इसकी भी लिमिट हम टाइम की लिमिट लगा देंगे। प्रारंभिक और अंतिम मान टाइम का वही लोअर और अपर लिमिट बनते हैं। ठीक है, अब हमें करना क्या है, जरा इधर देखें, यहां से ds का हो जाएगा यस, यहां u कांस्टेंट है और dt का इंटीग्रेशन होगा t, प्लस यहां एक कांस्टेंट है, एक समान त्वरण से होने वाली गति है, इसलिए ये टी स्क्वायर बटे 2 हो जाएगा। इसका इंटीग्रेशन dt का इंटीग्रेशन टी स्क्वायर बटे 2 होगा, लिमिट होगी। अब वही अपर लिमिट से रिप्लेस करें, फिर लोअर लिमिट से रिप्लेस करें। इसी तरह से u यहां भी अपर लिमिट से रिप्लेस करें, लोअर लिमिट से रिप्लेस करें। यहां भी जरा बटे 2 को बाहर ले लेते हैं तो ये बटे 2 अलग हो गया और टी स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर हो गया। इसको जनरलाइज कर रहे हैं, जनरलाइज करेंगे तो हमें मिलेगा s बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। ये रेखीय गति का द्वितीय समीकरण है। कैलकुलस मेथड से बहुत ही इजीली हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके बाद कैलकुलस मेथड से ही हम रेखीय गति का तृतीय समीकरण निकालते हैं। क्या निकालते हैं? रेखीय गति का तृतीय समीकरण। ठीक, रेखीय गति का तृतीय समीकरण क्या है? v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। इसमें त्वरण का इन्वॉल्वमेंट है, तो इसको हम, और इसमें क्या टाइम नहीं है, क्या नहीं है? टाइम वाला फैक्टर नहीं है। तो हमको कुछ कैलकुलेशन में कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि टाइम वाला फैक्टर रिमूव किया जा सके। इसके लिए हम करेंगे क्या, जब हम थर्ड इक्वेशन को कैलकुलेट करेंगे तो अब चाहे आप बेग लें तो बेग भी टाइम डिपेंडेंट होता है। बेग बराबर विस्थापन की दर होता है, यानी v बराबर ds/dt। त्वरण लेंगे, त्वरण वेग परिवर्तन की दर होता है, स्मॉल a इज इक्वल टू dv/dt। तो हमें एट एनी हाउ टाइम को रिमूव करना पड़ेगा। इसके लिए कैसे रिमूव करते हैं? देखो, थर्ड इक्वेशन में हमने इसी में त्वरण लिया, त्वरण a है। त्वरण को हम परिभाषित कैसे करते हैं? इसी एरिया में अगर हम देखें तो dv/dt। क्या? dv/dt। dv dt समय में होने वाला वेग परिवर्तन है। अब हमने क्या किया, इसको हम टाइम वाले फैक्टर को किसी दूसरी राशि में बदलना चाहते हैं। क्यों बदलना चाहते हैं? क्योंकि रेखीय गति के तीसरे समीकरण में टाइम नहीं होता है। हमने इसके लिए क्या किया, ds से गुणा भी कर दिया और भाग भी कर दिया। इसके बाद थोड़ा इनके स्थान को बदल दें, चाहे dt को पहले लिखे चाहे बाद में, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फर्क पड़ जाएगा। यहां कुछ ऐसी स्थितियां बन जाएंगी, बन गया ना। यहां क्या है, ये ds/dt। ds/dt क्या होता है? विस्थापन की दर, यानी वेग। इसको हम वेग से रिप्लेस कर सकते हैं, तो अब आपको एक नया फंक्शन मिल जाता है v, यानी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। कैसे लिख दिए? अब क्या करें, पक्षांतर कर दें, ds को बाईं तरफ कर दें। पक्षांतर जैसे ही करेंगे तो हमारे पास बाईं तरफ भी एक वेरिएबल क्वांटिटी मिल जाएगी और दाहिनी तरफ भी वेरिएबल क्वांटिटी मिल गई। ठीक है ना। दाहिनी तरफ dv वेलोसिटी वेरिएबल क्वांटिटी और दाहिनी तरफ ds दूरी। तो आप देखिए, दूरी भी वेग पर डिपेंडेंट है और वेग दूरी पर डिपेंडेंट। दूरी बढ़ता है, वेग बढ़ता जाता है। दूरी कम होगी, वेग कम होगा। ठीक है ना। या इसको उल्टा कह लीजिए, वेग बढ़ जाएगा, दूरी ज्यादा हो जाएगी, कम एक निर्धारित समय में तय की गई दूरी बढ़ जाएगी। तो ये दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं। अब हमें करना क्या है, हमें दोनों पक्षों का फिर से इंटीग्रेशन करना है, विद इन प्रॉपर लिमिट करना है। लिमिट क्या है? ds की लिमिट 0 से यस है और वेलोसिटी की लिमिट
यू से बी। कहां से? यू से बी। यात्रा यहां से शुरू होती है, यहां तक जाती है। तो अपर लिमिट v होगी लेकिन लोअर लिमिट u होगी। ये इसमें a को पूरी यात्रा में एक कांस्टेंट है, इसलिए a डिस्टेंस पर डिपेंडेंट नहीं है, इसलिए a को कौन बाहर कर लिया। ds का इंटीग्रेशन किया, यस लिमिट यहां b स्क्वायर अपॉन 2 लिमिट u से b। लिमिट को अंदर शिफ्ट किया, यस माइनस 0 इज इक्वल टू हाफ को बाहर कर लिया, बचेगा बी स्क्वायर। तो एक बार अपर लिमिट वही हो जाएगी, माइनस यू से रिप्लेस करेंगे। अब ये मिल गया ए एस इज इक्वल टू हाफ बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। हाफ को इधर कर दिया, 2as इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, यानी पक्षांतर कर दीजिए तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। यही तो है रेखीय का तृतीय समीकरण। ये कैलकुलस मेथड से हमने फाइंड आउट कर लिया। बहुत इजी, समझ में आया? आप एक बार इसको रिपीट कर लें, 2 बार रिपीट करें, 3 बार रिपीट करें, बहुत ही आसानी से हमेशा के लिए आपके दिमाग में बैठ जाएगा। ठीक है? किसी भी डेरिवेशन में आप उन स्टेप को देखिए जो स्विंगिंग पॉइंट्स होते हैं, जो स्पेशल होते हैं। जैसे इसमें क्या स्पेशल है? थर्ड में ए का पहले टाइम डिपेंडेंट प्रदर्शन, उसके बाद टाइम फैक्टर को हटाना, डिस्टेंस के साथ ले जाके कंबाइन करना, डिस्टेंस के साथ कंबाइन होते ही वो वेलोसिटी में बदल जाता है और जो रिलेशन होता है वो टाइम से फ्री हो जाता है।